सवाल है जो सवाल मेरे लिहाज से मेरी सोच के मुताबिक एक ज़रूरी सवाल है और शायद उसमें आपको जवाब भी बड़ा सोच के देना पड़ेगा। 2012 में रजौरी ज़िला अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया गया। एकाएक आप काबीना में आ गए, आप एक अपना कद रखते थे, आपने अपना दबदबा बनाया और मेडिकल कॉलेज को कोटदाड़ा ले गए। आज के वक्त में ये सूरत हाल है, जबकि वहाँ सिर्फ एक ही बैच अभी शिफ्ट हुआ है कि एक जब एसोसिएट प्रोफेसर जो मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो सुबह 10 बजे ओपीडी जाता है, 10 पेशेंट चेक करता है, अचानक घड़ी देखता है कि 11 बजे तो उसकी मैरा में क्लास है, तो वो 10:30 बजे एकाएक अपने पेशेंट्स को वहाँ छोड़ के रश कर देता है मैरा मेडिकल कॉलेज की तरफ। जवाहर नगर में जाम, खांडली पुल पे जाम, वो जाके पहुँचता है अपनी क्लास में 11:30 बजे। क्लास भी वक्त पे ना हुई और मरीज़ भी वहाँ पूरी तरह से डॉक्टर को मिलने के लिए, इलाज करवाने के लिए इंतज़ार करते रहे। क्या आप अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं कि अगर इस आने जाने के पूरे सफ़र में कल किसी मरीज़ की जान पे बन आती है? या आई फील प्राउड ऑफ इट कि मैं मेडिकल कॉलेज को शहर की कंजेशन से, शहर के ट्रैफिक से, शहर की तंग गलियों से निकाल के एक ओपन एरिया में ले गया। जुल्फ़कार आज तक नहीं देखेगा अपने आप को, ठीक। हमारे टाइम में मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो बनना था, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड 130 करोड़ रुपए की थी, वेयर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 69 करोड़ दिए। तो वील स्टार्ट दिस हॉस्पिटल नियर बाई टू दैट मेडिकल कॉलेज। जहाँ मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के साथ हमने 200 कनाल ज़मीन जब दी है मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल भी मेडिकल कॉलेज के साथ बनना चाहिए। सो दैट हमारे जाने के बाद ये इल प्लानिंग की गई कि वहाँ से एसोसिएटेड हॉस्पिटल को उठाया और यहाँ पे रखा। हमने हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज़ को स्टेट्स बनते देखा, लेकिन स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी बनते हुए नहीं देखा। ये अपने आप में एक मिसाल कायम हुई। तो लिहाजा चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो इस सिस्टम में ख़त्म हो चुके हुए हैं। तो हम यही, अब ख्वाहिश यही है हम सब की कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो और रियासत में एक दोबारा से जमहूरी निज़ाम जो है वो बहाल हो। माना जाता है कि आपकी पार्टी, जो कि अपनी पार्टी है, वो दिल्ली के काफ़ी करीबी है, पावर कॉरिडोर्स में अच्छी सुनी जाती है पार्टी की, तो क्यों नहीं आपकी पार्टी और आपकी लीडरशिप दिल्ली में जाकर ये बात करती कि इलेक्शंस करवाए जाएं? आप बेशक एक कौमी सतह के सियासी लीडर हैं, लेकिन शायद मेरी महारत इतनी ना होगी कि मैं कौमी सतह के या जम्मू और कश्मीर की सतह के ज़्यादा सवाल आपसे पूछ सकूँ। किस हिसाब से वो कैलकुलेशन आपने बिठाई थी 900 करोड़ की, तक वो कैलकुलेशन समझ नहीं पाया हूँ। वहाँ पे इल्ज़ाम तराशी ये रहती है कि आप कुछ मखसूस इलाकों के एमएलए रहे हैं, जिसमें खासकर कोटदाड़ा का इलाका आपका फेवरेट रहा, कोटरंग का सब डिवीजन हेडक्वार्टर आपका फेवरेट रहा, दरहाल, बुद्दल, खवास के कुछ गांव जो उस वक्त असेंबली हल्का में थे, आपने उनको दरकिनार किया और आप पे इल्ज़ाम तराशी ये की जाती है कि आपने फेवरेटिज़म किया। और अगर 850 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया गया तो फिर लोगों की तरक्की क्यों नहीं हो पाई? यू हैव टू सी ऑन द ग्राउंड। अगर ये बात कही जाए कि ज़मीन पे काम नहीं हुए या किस पर्टिकुलर एरिया में काम हुए हैं, तो मैं इस चीज़ के साथ एग्री नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काम आपने शुरू किए आपकी एफर्ट में कमी रही कि वो काम मुकम्मल नहीं हो पाए और आपने दावा कर दिया कि प्रोजेक्ट आ गया, लोगों की तकदीर बदलेगी, या फिर आपका दफ्तर छोड़ने के बाद कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ बन पड़ा कि प्रोजेक्ट्स वहाँ के वहाँ लटके हुए? कई बड़े चेहरे जो कि सियासत में एक कद रखते थे, वो डीडीसी इलेक्शंस हार गए, और ना सिर्फ हारे, कुछ लोग लड़े भी नहीं, लेकिन उनकी अहमियत बहुत कम हो गई। और कुछ तो ऐसे दिग्गज सियासी चेहरे थे कि वो सरपंच लेवल पे आके सिमट चुके हैं, और कई नए चेहरे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था दूर दूर तक। कुछ तो ऐसे थे जो अभी पढ़ाई मुकम्मल करके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ से बाहर निकले थे, वो डीडीसी इलेक्शंस लड़े, जीते, हारे, लेकिन अपना नाम कमा लिया। और ये जो एक बदलाव आया कि जो पुराने सियासी चेहरे थे वो दौड़ में पीछे हो गए और एक नई पोत सियासत की आगे आई, इसमें जुल्फ़िकार चौधरी जो कि एक पुराने सियासी लीडर हैं, वो नए रनर्स से पीछे ना रह जाएं, किस तरह की एक आपकी प्लानिंग है इस चीज़? ऑल ऑफ ए सडन ये इलेक्शंस हुए और इतनी जल्दी में हुए कि इस पीरियड को समझना ही बहुत सारे लोगों के लिए कम था।
और जिन लोगों ने उसमें मैनिपुलेशन और मैनेजमेंट की वो निकल के आ गए। नो, द इलेक्शन विल कम एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। एक सिस्टम में कुछ लोगों ने ये चाहा कि हम पुराने सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, हम पुराने सिस्टम को तहस नहस कर देंगे, हम एक नई लोगों को अमर्ज करवाएंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम इनको अमर्ज करवाएंगे ताकि पुराना सिस्टम ख़त्म हो जाए। ये उनकी जो ख्याल है ये वो गलतफहमी का शिकार है। पीपल विल रिस्पॉन्ड देम एंड दे विल फेस द म्यूजिक। क्योंकि जम्मू व कश्मीर जो कि पहले रियासत हुआ करती थी और अब ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पिछले तकरीबन 4 सालों से जमहूरी निज़ाम कुछ इस तरह से चल रहा है कि जो कामकाज पहले यहाँ की हुकूमत जो कि जमहूरी हुकूमत हुआ करती थी वो करती थी, अब वो काम ज़्यादातर BDCs या DDCs और उसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज़ और मेंबर पार्लियामेंट करते हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों से यहाँ जमहूरी हुकूमत नहीं है। और जो सबसे अहम किसी भी इलाका में MLAs को तस्वुर किया जाता है, उनका नामो निशान पिछले 4 सालों से नहीं है। और जमहूरियत को लेकर भी यहाँ बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए। पिछले 4 सालों में यहाँ पहली मर्तबा जिला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात हुए, ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल्स को भी चुना गया। और उसके अलावा चाहे वो अगस्त 5, 2019 जब आर्टिकल 35/370 को हटाया गया वो फैसला हो, या फिर डीलिमिटेशन कमीशन की तरफ से किए गए फेरबदल, इन सब की वजह से पिछले तकरीबन 4 सालों में जम्मू व कश्मीर के सियासी नक्शे पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आई हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राजौरी के दरहाल, पहले जो दरहाल थी और अब बुद्धल, उस इलाका से MLA कई बार बने चौधरी जुल्फ़िकार साहब हैं, जो कि काबीना के वज़ीर भी रहे। और अब हम उनसे बात करने की कोशिश करके ये जानेंगे कि वो जम्मू व कश्मीर के बदल रहे समीकरण, बदल रही तस्वीर को किस तरह से देखते हैं। सर, पिछले 4 सालों से आप भी दफ्तर नहीं जा पाए हैं क्योंकि दफ्तर नहीं है MLAs के, और आप MLA के इलेक्शंस को ज़्यादा कंटेस्ट करते थे। डीलिमिटेशन कमीशन की तरफ से बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए, यूनियन टेरिटरी बन गई, आर्टिकल जो स्पेशल स्टेटस हमें देते थे 35/370 वो भी हटा लिए गए। ख़ास करके जो 4 सालों से जमहूरी निज़ाम का यहाँ ताना बाना बिगड़ा हुआ है, आप उसको किस तरह से आंकते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया, आपके चैनल के ज़रिए से मैं आवाम की बात जो है आपके साथ साझा कर सकूं और अपनी बात आवाम तक पहुंचा सकूं। जहां तक जम्मू कश्मीर का तल्लुक़ है, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जो दुनिया का बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाता है, और जिसको अगर आप एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट कहें, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन कहें, तो शायद दुनिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा UK में, लेकिन हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें एलेबोरेटली एवरीथिंग स्टैंड्स डिफाइंड। स्टेट्स क्या होंगी, स्टेट्स के पावर क्या होंगे, लेजिस्लेचर क्या होगा, यूनियन क्या होगा, और हम एक कैसी फेडरल स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये सिस्टम कायम हुआ। 3 लिस्टें बनी, कंकरेंट, यूनियन और स्टेट लिस्ट। विषय जो थे, सब्जेक्ट्स जो थे वो डिवाइड किए गए, और हम दुनिया में कहीं भी जाएं या दुनिया में कहीं बात की जाती है तो हिंदुस्तान की जमहूरियत को सबसे बेहतरीन जमहूरियत, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड समझा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब 2018 में सरकार कोलैप्स होगी बिकॉज ऑफ द विड्रॉवल ऑफ द सपोर्ट बाय द भारतीय जनता पार्टी टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट एट दैट टाइम, सरकार कोलैप्स होने के बाद सेंटर की गवर्नमेंट की क्या मंशा थी वो तो बाद में ज़ाहिर हुई कि वो 370 को और 35A को हटाना चाहते थे। दैट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड दैट। और उसके बाद 4 साल तक आप स्टेट को इस प्रिटेक्स्ट में चला रहे हो कि हम जनाब यहाँ डिलिमिटेशन नहीं हुई, हमने स्टेट्स को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाई है। हमने हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज़ को स्टेट्स बनते देखा, लेकिन स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी बनते हुए नहीं देखा। ये अपने आप में एक मिसाल कायम हुई। और पिछले 3.5 साल से अगर आप देखें, 3.5 साल नहीं, अब तो लगभग 4 साल होने को है, क्योंकि 18 जून 2018 को सरकार गई थी, तब से लेके आज तक एक ह्यूज कम्युनिकेशन गैप है सरकार में और लोगों में। क्योंकि जो भी सरकार स्टेट्स में कायम होती थी या यूनियन टेरिटरी में भी सरकार हो,
उसका एक कंट्रोल होता है, उसका एक लिंक होता है लोगों में, और एडमिनिस्ट्रेशन को वो रन करते हैं। जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं जो हुकूमत चलाते हैं, दे वर सपोज टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल। उनको हर 5 साल के बाद अपने एक रिन्यूअल के लिए दोबारा से अपना रिपोर्ट कार्ड लेके अवाम के बीच में जाना होता है। और जब वो एक ऐसी सिचुएशन होती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को टेंडर हुक्स पे रखते हैं। जब यहाँ सरकार थी, एक यहाँ का आम आदमी भी जो था वो बड़े से बड़े ऑफिसर को फ़ोन करता था, वो उसका फ़ोन का रिस्पॉन्ड करता था। उसका मसला चाहे वो बिजली के ट्रांसफार्मर का हो, चाहे वो पानी सप्लाई का हो, चाहे वो स्कूल में टीचर का हो या अस्पताल में डॉक्टर का हो, उसका इशू जो है वो रिड्रेस होता था। आज की डेट में बड़े से बड़ा आदमी एक छोटे से छोटे मुलाजिम को फ़ोन करता है, महीनों तक गांव में बिजली बंद रहती है तो कोई रिस्पांस नहीं, पानी बंद रहेगा तो कोई रिस्पांस नहीं, सड़क बंद रहे तो कोई रिस्पांस नहीं। सो मुझे लगता है कि ये जो एक 3 साल 4 साल का अरसा जो गुज़रा, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत पे एक काला धब्बा है। और पहले तो एक बहाना था कि यहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। अब डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट आई, हम उसके साथ एग्री करें ना करें, लोगों को वो बायस्ड लगे अनबायस्ड लगे, मुझे उस पर टिप्पणी करने में या आपका क्वेश्चन होगा तो मैं अलग से बात करूँगा। लेकिन अब जब आपके पास डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है तो आपके पास कोई जवाज़ नहीं है आप इलेक्शन टाल सकें। पहली बात यह है कि आपने देश में जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए कोविड के पीक में जब दुनिया मर रही थी, लोगों के लाशों के अंबार थे, तो आपने इलेक्शन यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कर्नाटका हो, केरला हो, आप बिहार हो, कोविड के पीक में आपने इलेक्शन करवाए। बाढ़, असम में जब बाढ़ थी तो बाढ़ के बीच में, बिहार में बाढ़ आई थी, बाढ़ के बीच में इलेक्शन करवाए, क्योंकि आप जमहूरियत को कंटिन्यूटी में चाहते हो कि इस देश में, इस देश के हर कोना में जो जमहूरियत है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस में चलती रहे, ताकि लोगों का एक जो इश्यूज़ हैं वो रिड्रेस होते रहें और लोगों की मुश्किलात जो हैं वो दूर होती रहें। दूसरा, जहाँ तक आपने कुछ अदारों की बात की, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हों या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हों या गांव के लेवल पे पंचायती राज निज़ाम हो, जो है वो असेंबली का मुतबादल नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए सब्सटीट्यूट टू द असेंबली। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि आप उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कोई एक्ट नहीं कर सकते अगर वो आपकी बात को डिफाई करते हैं, आपके एक्शंस को। आप अगर लोगों के चुने हुए नुमाइंदे कोई बात कहते हैं तो वो उसको एग्री नहीं करते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो क्या कर सकें, कर पाएंगे। तो लिहाजा चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो इस सिस्टम में ख़त्म हो चुके हुए हैं। तो हम यही, अब ख्वाहिश यही है हम सब की कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो और रियासत में एक दोबारा से जमहूरी निज़ाम जो है वो बहाल हो, और जम्मू कश्मीर भी लगे कि इट्स लाइक बिहार, इट्स लाइक यूपी, इट्स लाइक हिमाचल, इट्स लाइक पंजाब। ये भी माना जाता है कि आपकी पार्टी, जो कि अपनी पार्टी है, वो दिल्ली के काफ़ी करीबी है, पावर कॉरिडोर्स में अच्छी सुनी जाती है पार्टी की। तो क्यों नहीं आपकी पार्टी और आपकी लीडरशिप दिल्ली में जाकर ये बात करती कि इलेक्शंस करवाए जाएं? देखिए, हमारी पार्टी का दिल्ली के नज़दीक होना या दिल्ली से दूर होना एक अलग विषय है, इन द सेंस कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या सिस्टम में काम करेगा उसको दिल्ली के साथ चलना है। अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में ऐसी है जो दिल्ली के करीब न रह के जिसने यहाँ पे पॉलिटिक्स की हो? दिल्ली मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली डज नॉट मीन बीजेपी। इट वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस विच वाज पार्ट ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, it was PDP which was coalition partner with the BJP. अपनी पार्टी was created at a time when there was a huge political vacuum in the state. जब यहाँ कोई सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ कोई जर्नलिस्ट, कोई एक कमेंट लिखने को तैयार नहीं था, बात करने को तैयार नहीं था, मुजाहरा करने को तैयार नहीं था, लोगों में एक एप्रीहेंशन थी डिफरेंट किस्म की डेमोग्राफी को लेके, उनके लैंड राइट्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट्स को लेके,
उस वक्त बात करने वाला कोई नहीं। हम भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से निकल के एक जगह पे आए और हमने उस वक्त बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उस वक्त हमने एक इनिशिएटिव लिया। वी हैव स्टार्टेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द स्टेट, वी इनिशिएटेड दैट प्रोसेस। एंड हम तो आज भी वक्तन फ़वक्तन, अब कितनी सुनी जाती है कितनी नहीं सुनी जाती, बट टाइम एंड अगेन वी ऑलवेज रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू होल्ड द इलेक्शन। सर कुछ सवाल जो मैं मकामी सतह के पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप बेशक एक कौमी सतह के सियासी लीडर हैं, लेकिन शायद मेरी महारत इतनी ना होगी कि मैं कौमी सतह के या जम्मू व कश्मीर की सतह के ज़्यादा सवाल आपसे पूछ सकूं। आपने एमएलए टेन्योर में कई बार एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें आप ये बताते थे कि जो आपका असेंबली हल्का था उस वक्त का दरहाल, जिसमें आप कुछ तब्दीली हुई है, उसमें 900 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंटल कामों पे जो है वो प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई है। किस हिसाब से वो कैलकुलेशन आपने बिठाई थी 900 करोड़ की? शायद अगर मैं गलत ना, 900 करोड़ ही फिगर तब आपने बताया था। क्या वो 900 करोड़ सभी प्रोजेक्ट्स का फिगर था, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, पीएमजीएसवाई की सड़कें हों, या कुछ और नेशनल प्रोजेक्ट्स हों, जैसे सीआरएफ के कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले, या फिर वो 900 करोड़ महज उन प्रोजेक्ट्स की कीमत थी जो आपकी मखसूस मेहनत की वजह से आपके हल्का में शुरू हुए थे? क्योंकि मैं आज तक वो कैलकुलेशन समझ नहीं पाया हूँ। वेरी करेक्ट। हमने उस वक्त कहा था कि हम 850 करोड़ के काम जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम चलते हैं वो किसी के ज़ाती फंड से नहीं चलते हैं, सरकार का पैसा होता है और उसके लिए एक एफर्ट करना पड़ता है। और प्रोजेक्शन हमेशा जो लोकल नुमाइंदा लोगों का चुना हुआ होता है वो प्रोजेक्शन करता है, और वो प्रोजेक्शन करके देखिए, अगर स्टेट के लिए आपके पास 400 करोड़ रुपए आते हैं किसी पर्टिकुलर स्कीम में, तो उसमें से अगर 50 करोड़ रुपए आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सेक्रेटरीट में मैनेज करके, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे मैनेज करके, गवर्नमेंट के लेवल पे मैनेज करके, अपने इलाके की बैकवर्डनेस को प्रोजेक्ट करके, अपना केस प्लीड करके लाते हो अपने लिए, तो दैट इट गोज़ इन योर क्रेडिट। तो मैंने 84 करोड़ रुपए लाए आनस कैनाल के लिए, पैसा सेंक्शन एआईबीपी में अप्रूव्ड स्कीम। 1300 मीटर टनल निकलना था, 800 मीटर टनल निकला, 5 किलोमीटर कैनाल बनी। जिस दिन सरकार गई काम बंद हो गया। मेडिकल कॉलेज 250 करोड़ रुपए में बना है, दैट फॉल्स इन दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी। आपके 76 करोड़ रुपए कोटरंका खवास रोड के लिए सेंक्शन हुए। 300 कुछ करोड़ रुपए की पीएमजीएसवाई की सड़कें बनी। एंड अगर आप टोटलिटी में चाहोगे, 6-8 करोड़ का कोटरंका में इंडोर स्टेडियम बना, इको टूरिज्म पार्क बन रहा था। उसके अलावा आनस वाटर सप्लाई स्कीम बनी और डिफरेंट शाहपुर वाटर सप्लाई स्कीम बनी। बहुत सारी, तकरीबन मैं अगर एग्जैक्टली मेरे पास तो इस वक्त फिगर्स नहीं हैं, लेकिन कम से कम 22 वाटर सप्लाई स्कीम जो है मेरे टाइम में उस कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रही थी और शायद कंप्लीट भी हुई होंगी। I don't know the exact position of the schemes at this, since I am not in the system, but over the figure given by me or issued by the government on my behalf was absolutely correct, that in 2018 850 करोड़ रुपए के काम जो हैं वो दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में अंडर एग्जीक्यूशन उस वक्त थे। सर आपके जवाब में से ही एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो कि मेरा सवाल नहीं, बल्कि जो आज आपके इलाके में कुछ पब्लिक मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे इल्ज़ाम तराशी ये रहती है कि आप कुछ मखसूस इलाकों के एमएलए रहे हैं, जिसमें खासकर कोटतड़ा का इलाका आपका फेवरेट रहा, कोटरंका सब डिवीजन हेडक्वार्टर आपका फेवरेट रहा, दरहाल, बुद्धल, खवास के कुछ गांव जो उस वक्त असेंबली हल्का में थे, आपने उनको दरकिनार किया और आप पे इल्ज़ाम तराशी ये की जाती है कि आपने फेवरेटिज़म किया, और अगर 850 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया गया तो फिर लोगों की तरक्की क्यों नहीं हो पाई? इस इल्ज़ाम तराशी का जवाब आप ये कौन कहता है कि लोगों की तरक्की नहीं हो पाई? यू हैव टू सी ऑन द ग्राउंड। अगर ये बात कही जाए कि ज़मीन पे काम नहीं हुए या किस पर्टिकुलर एरिया में काम हुए हैं, तो मैं इस चीज़ के साथ एग्री नहीं कर सकता। सड़क बनी तो उस पे डिफरेंट विलेजेस में गई है,
दरहाल कंस्टिट्यूंसी का जो आज कंस्टिट्यूंसी बुद्धल हो गई है, इवन अगर आप उस वक़्त की टोटल दरहाल कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो दरहाल कंस्टिट्यूंसी में every village is connected, and that was connected in our time with road connectivity. हर गांव में 100% लोग किसी के साथ नहीं होते कि अगर ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाएं कि मैंने अपने उन मखसूस इलाकों में काम किया जहां से मुझे वोट मिले, तो किसी गांव से मुझे 100% वोट नहीं मिले, और ना कभी किसी को भी 100% वोट किसी को किसी एक पर्टिकुलर विलेज से मिलते हैं। हमने हर गांव में सड़क पहुंचाई, हमने हर गांव में बिजली लगाई, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है उस इलाके में, 100% रोड कनेक्टिविटी, 5% 4% नहीं भी हो सकती है। रोड्स की क्या कंडीशन है, पिछले 4 साल में क्या रहा, वो पेस से चल पाए नहीं पाए, मैक्सिमाइजेशन उस वक्त होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे एक रिव्यू करता था। मैं पूछता था कि आपने पिछली बार में आया था तो आपने 500 मीटर किया था काम, इस बार उससे आगे आपने कितना काम किया है। सो कास्ट टर्नओवर स्कीमें ना हो जाएं, टाइम पे कंप्लीट हो जाएं और हर जगह जाएं। सो जो मेरे मुखालिफ हैं, जो मेरे हरीफ हैं, वो क्या कहेंगे? डू यू एक्सपेक्ट दे शुड प्रेज मी? नो, वो नहीं प्रेज करेंगे। जो हुआ है उसकी बात तो कोई करेगा नहीं। हाँ, अगर किसी मोड़े में सड़क नहीं गई है तो दे विल डेफिनेटली एक्सप्लॉइट दैट पर्टिकुलर पोर्शन। तो मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जितना काम बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज की बुद्धल और पुरानी दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने काम उस वक़्त हुए हैं, शायद पिछले 30 साल में उतने काम नहीं हुए, और आने वाले 30 साल में भी उतने काम नहीं हो पाए। सर, हम 850 करोड़ के सवाल पे ही दोबारा बात करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने खुद गिने, जैसे इंडोर स्टेडियम था कोटरंका वाला, वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया। खवास सड़क जो कि CRF में, और हम जानते हैं कि उसमें आपकी काफ़ी कोशिश रही उस प्रोजेक्ट को मंजूर करवाने में, वो भी मुकम्मल नहीं हो पाई। अंस इरिगेशन कनाल जो थी वो भी काम आधे में लटका पड़ा है, जो आप भी जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काम आपने शुरू किए आपकी एफर्ट में कमी रही कि वो काम मुकम्मल नहीं हो पाए और आपने दावा कर दिया कि प्रोजेक्ट आ गया, लोगों की तकदीर बदलेगी, या फिर आपका दफ्तर छोड़ने के बाद कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ बन पड़ा कि प्रोजेक्ट्स वहाँ के वहाँ लटके हुए हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, गवर्नमेंट इन कंटिन्यूटी होती है। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। आज कोई किसी गद्दी पे बैठा है, कल उसको चले जाना है। किसी के घर के ज़ाती काम होते नहीं हैं, ये सिस्टम के काम हैं। दुनिया आएगी, दुनिया चली जाएगी। आज एक रिजीम है, वो आई है, कल दूसरी रिजीम आएगी, वो चलेगी। लेकिन जब होना तो ये चाहिए कि जब गवर्नमेंटें बदलती हैं तो काम कंटिन्यूटी में चलते रहना चाहिए। लेकिन जब सरकारें, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि जब सरकारें बदल जाती हैं तो जो नए लोग आते हैं उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। जब मेरा टाइम था, हमारा टाइम था, हम सरकार में थे, हमारी जो प्रायोरिटी थी, हम जो चाहते थे, वो शायद जो उसके बाद जो लोग आए सिस्टम में, उन लोगों की वो प्रायोरिटी नहीं रही। उनको नहीं लगा आनस कैनाल की अहमियत इतनी नहीं है, क्योंकि अगर आनस कैनाल बन के कंप्लीट हो जाती तो आनस कैनाल के बनने से 5500 हेक्टेयर एरिया, हमारा पूरा सनकारी कोटदड़ा तक लेके ये पूरा एरिया जो है ये इरीगेट हो जाता, और उस तरफ से सेकंड लिंब उसकी जमोला और खा की तरफ जाती। एक तो पानी रिचार्ज हो जाते, सारे वाटर रिसोर्सेज, पानी के क्राइसिस ख़त्म होते, एरिया इरीगेट होता, प्रोडक्शन जो है एरिया की बढ़ती, और दूसरा उस प्रोजेक्ट पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन का एक प्रपोजल था। उससे इलाके में जो एक हाइड्रो जनरेशन, पावर जनरेशन हो सकती थी, वो था। अब उसके बाद मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल सिस्टम तो रहा नहीं, ब्यूरोक्रेसी का एक जो माइंड सेट था, मुझे नहीं पता उनका क्या था, उन्होंने क्यों उन कामों को आगे उस शिद्दत से, उस तेज़ रफ्तारी से नहीं किया। लेकिन मुझे एक तो अच्छा लगा कि जो नए डिप्टी कमिश्नर रजौरी आए हैं उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, और जो ख्वास रोड है दैट इज़ मतलब उस पर काफ़ी तेज़ी से पेस से काम चल रहा है। हमारे वक्त तो हमने टाइम लाइन फिक्स किया था, हमारा आनस कैनाल 2019 में कंप्लीट होना था, 2019 में कंप्लीट हो जाना था मार्च में। हम क्योंकि 800 मीटर टनल जो थी वो तो निकल चुकी थी, 500 मीटर टनल निकल रही थी, तकरीबन 60 मीटर टनल पर डे के हिसाब से निकल रही थी।
तो इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन ए ईयर। उसके अलावा मार्च 2019 में खवास रोड का कंप्लीशन था। ये अगर आप वहाँ कोटरंका में बोर्ड पे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है। तो लिहाजा हमने हमारा काम, देखिए एमएलए क्या होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। एमएलए इज ए प्लानर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। he plans for 5 years, he plans for 6 years, he plans for 4 years। ओवरनाइट तो कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। आप घर भी बनाना शुरू करो तो उसको भी 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं घर कंप्लीट करने में। what we have started with our best intentions। हमारी नीयत बहुत अच्छी थी। अपनी अच्छी नीयत के हिसाब से हमने वहाँ पे जो सिस्टम है उसको स्टार्ट किया था। कोई एरिया ये नहीं कह सकता कि इस एरिया को निगलेक्ट किया गया, उस एरिया को निगलेक्ट किया गया। दीज आर मेयर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एंड पीपल आर गिविंग दिस स्टेटमेंट्स फॉर देयर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस एंड नथिंग दैट। आई स्ट्रांगली डिनाई ऑल दिस एलिगेशंस। सर, सियासी तौर पे हम जो फेरबदल हुए हैं डीडीसी इलेक्शंस के बाद, खास करके जो कि पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ, हम उन पे बात करेंगे। एक चीज़ खासकर राजौरी पुंछ में देखी गई है कि कई बड़े चेहरे जो कि सियासत में कद रखते थे वो डीडीसी इलेक्शंस हार गए। और ना सिर्फ हारे, कुछ लोग लड़े भी नहीं, लेकिन उनकी अहमियत बहुत कम हो गई। और कुछ तो ऐसे दिग्गज सियासी चेहरे थे कि वो सरपंच लेवल पे आके सिमट चुके हैं। और कई नए चेहरे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था दूर दूर तक। कुछ तो ऐसे थे जो अभी पढ़ाई मुकम्मल करके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ से बाहर निकले थे। वो डीडीसी इलेक्शंस लड़े, जीते, हारे, लेकिन अपना नाम कमा लिया। और ये जो एक बदलाव आया कि जो पुराने सियासी चेहरे थे वो दौड़ में पीछे हो गए और एक नई पोत सियासत की आगे आई। इसमें जुल्फ़िकार चौधरी जो कि एक पुराने सियासी लीडर हैं, वो नए रनर्स से पीछे ना रह जाएं, किस तरह की एक आपकी प्लानिंग है इस चीज़ को लेकर? मैं साथ इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिन लोगों ने कंटेस्ट किए डीडीसी के इलेक्शंस, उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। क्योंकि वो एक वास्ट एरिया को रिप्रेजेंट करते थे और वास्ट इलेक्शन, बड़ी दौड़ का गेम खेलते थे। ऑल ऑफ ए सडन ये इलेक्शंस हुए और इतनी जल्दी में हुए कि इस पीरियड को समझना ही बहुत सारे लोगों के लिए कम था। और जिन लोगों ने उसमें मैनिपुलेशन और मैनेजमेंट की वो निकल के आ गए। नो, द इलेक्शन विल कम एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। एंड इफ अगर आप किसी को पर्टिकुलरली रेफर कर रहे हैं तो सम पीपल आर स्पॉन्सर्ड बाय सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज, एंड आर बीइंग sponsored by a strong administrative group which is supporting them। मैं यहाँ की कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अक्रॉस बात कर रहा हूँ कि कुछ एक सिस्टम में कुछ लोगों ने ये चाहा कि हम पुराने सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, हम पुराने सिस्टम को तहस नहस कर देंगे, हम एक नई लोगों को अमर्ज करवाएंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम इनको अमर्ज करवाएंगे ताकि पुराना सिस्टम ख़त्म हो जाए। ये उनकी जो ख्याल है ये वो गलतफहमी का शिकार हैं। पीपल विल रिस्पॉन्ड देम एंड दे विल फेस द म्यूजिक। क्योंकि आप पुराने सिस्टम का हिस्सा हैं तो आप ये मानते हैं कि पुराना सिस्टम मजबूत है, चाहे कुछ हार जीत राजौरी पुंछ के अलग अलग इलाकों में लगी रही, लेकिन मजबूत है पुराना सिस्टम। क्या आपको आने वाला रिजल्ट बताएगा असेंबली इलेक्शन, आपको बताएंगे? सर, एक आखिरी सवाल है, जो सवाल मेरे लिहाज मेरी सोच के मुताबिक एक ज़रूरी सवाल है और शायद उसमें आपको जवाब भी बड़ा सोच के देना पड़ेगा। 2012 में राजौरी ज़िला अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाने का फ़ैसला किया गया। शुरुआती 1-1.5 साल में चूँकि हम भी उस वक़्त हिस्सा रहे, हम देखते रहे पूरी डेवलपमेंट को, तो बातचीत चलती थी कि जगह कहाँ पे होगी जहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। या तो जो ओल्ड हॉस्पिटल था हमारा गुजर मंडी के नज़दीक, इसको देखा जा रहा था, या फिर जो ख्योरा में जहाँ अभी अस्पताल है उसी को देखा जा रहा था कि हम हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करके एक के ऊपर एक स्टोरी चढ़ा के ज़्यादा इलाके का इस्तेमाल ना करेंगे और जैसे जम्मू में मेडिकल कॉलेज है उसकी तर्ज पे इसको तैयार किया जाएगा। फिर ये बात चली कि एकाएक आप काबीना में आ गए, आप एक अपना कद रखते थे, आपने अपना दबदबा बनाया और मेडिकल कॉलेज को कोटदाड़ा ले गए। आज के वक्त में ये सूरत हाल है, जबकि वहाँ सिर्फ एक ही बैच अभी शिफ्ट हुआ है कि एक जब एसोसिएट प्रोफेसर जो मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो सुबह 10 बजे ओपीडी जाता है,
10 पेशेंट चेक करता है, अचानक घड़ी देखता है कि 11 बजे तो उसकी मैरा में क्लास है, तो वो 10:30 बजे एकाएक अपने पेशेंट्स को वहाँ छोड़ के रश कर देता है मैरा मेडिकल कॉलेज की तरफ। जवाहर नगर में जाम, खांडली पुल पे जाम, वो जाके पहुँचता है अपनी क्लास में 11:30 बजे। क्लास भी वक्त पे ना हुई और मरीज़ भी वहाँ पूरी तरह से डॉक्टर को मिलने के लिए, इलाज करवाने के लिए इंतज़ार करते रहे। क्या आप अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं कि अगर इस आने जाने के पूरे सफ़र में कल किसी मरीज़ की जान पे बन आती है, या फिर आपने अपने तजुर्बे के मुताबिक शहर से बाहर, कंजेशन से बाहर एक अहम अदारा बने, वो सोच लेकर चली, या फिर महज आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक अच्छा प्रोजेक्ट देने के चक्कर में लोगों के साथ कुछ ऐसा कर लिया जो कहीं ना कहीं आज शायद आपको पछतावा हो सकता है? मैं बस ये जानना चाहूँगा। आई फील प्राउड ऑफ इट कि मैं मेडिकल कॉलेज को शहर की कंजेशन से, शहर के ट्रैफिक से, शहर की तंग गलियों से निकाल के एक ओपन एरिया में ले गया। आई फील प्राउड ऑफ इट। आपने अगर, आपका मुझे लगता है जैसे आपका एक विजन है, आपका तजर्बा है, आपने शायद दुनिया घूमी होगी, मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी जगह है जहां मेडिकल कॉलेजेस को कन्फाइन कर दिया जाएगा कि ये इसको यहीं रखना है। मेडिकल कॉलेज वहाँ होना चाहिए जहाँ खुली सड़क हो, खुली जगह हो, जहाँ पे एक्सपेंशन का, कल आप इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। वी हैव टू सी फॉर द जनरेशंस। जुल्फ़कार आज तक नहीं देखेगा अपने आप को, ठीक। हमारे टाइम में मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो बनना था, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड 130 करोड़ रुपए की थी, वेयर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 69 करोड़ दिए। मैंने उस वक़्त भी स्टैंड लिया। 2018 में मैंने कहा कि हमें अगर 69 करोड़ से ही हॉस्पिटल बनाना है तो वी विल स्टार्ट दिस हॉस्पिटल नियर बाई टू दैट मेडिकल कॉलेज। जहाँ मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के साथ हमने 200 कनाल ज़मीन जब दी है मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल भी मेडिकल कॉलेज के साथ बनना चाहिए, सो दैट फैकल्टी हॉस्पिटल, फैकल्टी को मतलब जो आप ट्रांसपोर्टेशन के इशू कह रहे हैं ये ना आए। हमारे जाने के बाद ये इल प्लानिंग की गई कि वहाँ से एसोसिएटेड हॉस्पिटल को उठाया और यहाँ पे रखा। टोन में अच्छा हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज के लिए टोन में हॉस्पिटल रखना, 5 किलोमीटर डिस्टेंस रखना, हालांकि इट क्वालिफाइज द MCI नॉर्म, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो आजकल उसका NMC नाम हो गया है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली तो क्वालिफाई करता है। लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ की डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर आप खेवरा चले जाओ आज, तो आपको आधा घंटा तो जाम में गुजारना पड़ता है। तो हम आने वाले, जब आपके पास 5 बैचेस मेडिकल के होंगे, फिर 5 बैचेस आपके पास या 10 बैचेस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के होंगे, आपके पास ट्रैफिक कंजेशन कितना होगा। वी हैव टू प्लान फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एसोसिएटेड हॉस्पिटल नीड्स टू बी शिफ्टेड नियर बाई टू द मेडिकल कॉलेज। आप ये मानते हैं कि एसोसिएटेड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के साथ होना चाहिए, और हमारा उस वक्त भी यही प्लानिंग थी। हॉस्पिटल हमारे जाने के बाद जो 69 करोड़ की लागत से नया एडिशनल ब्लॉक यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ बन रहा है, ये हमारे जाने के बाद उन्होंने वहाँ से मेरा से शिफ्ट किया है यहाँ बनाने के लिए। इट वाज नॉट ओवर प्लानिंग। ओवर प्लानिंग वाज दिस दैट द हॉस्पिटल टू शुड बी कंस्ट्रक्टेड नियर बाई मेडिकल कॉलेज। सो आई फील प्राउड ऑफ इट। दैट प्लेस इज़ वेरी accessible to the people of Buddal, that is accessible to the people of Kalakot, that is accessible to the people of Nushera, Manjakot, everywhere. तो यहाँ ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज़्यादा है। आई विश if we will be in the power and we will take the associated hospital there only nearby to the medical college. आखिरी सवाल जाते जाते, आजकल आप काला चश्मा पहन के दरिया पार कर रहे हैं, लोगों के बीच जाना ज़्यादा हो चुका है, क्या हम मान के चलें कि जुल्फ़कार चौधरी पूरी तरह से मैदान में है कि अब अगला इलेक्शन जब भी होना है? आई एम 3rd generation in the politics. My great grandfather was the जैलदार। उसके बाद जमहूरी निज़ाम आया,
वी कैरी एन अवर सेल्फ विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम। जब जैलदारों का नाम ख़त्म हो गया तो हमने डेमोक्रेटिक सेटअप में आके, माई फादर वन 5 elections फ्रॉम दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी and I won 2 elections from that constituency. So I am deep-rootedly connected with the people of my area, and I will continue to serve my people. It's immaterial whether I will be chosen to the assembly or I will not be chosen to the assembly. I will be elected somewhere. For the last 4 years, I am not in the power. I am not occupying any position in the government. Still, I am approaching to the governor. I am approaching to the Chief Secretary, I am approaching to the Government of India, I am approaching to the district administration. Even for small petty matters of the people, I am going to the Deputy Commissioner. When I remain a cabinet minister and Chief Secretary was accountable to me, even then, for cause of my poor people, I am going to the Deputy Commissioner, I am going to the XCN, I am going to the JE. Since my thinking is not like that, कि जुल्फ़कार एमएलए बनेगा वो आवाम की खिदमत करेगा, नहीं। अगर हम ये करने वाले होते तो हम 7 बार हमारी फैमिली एमएलए नहीं बनती। वी आर पार्ट एंड पार्सल एंड हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की फैमिली का एक हिस्सा है। विल कंटिन्यू टू सर्व देम वट एवर कैपेसिटी, वट एवर पोजिशन दे विल गिव टू अस, जहाँ वो हमें रखेंगे। हम तो पब्लिक सर्वेंट, सेवक हैं। मजाकिया सवाल जाते जाते, कुछ साल पहले हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ने एक कोट पहन लिया था तो उसकी कीमत पे काफ़ी बहस चली। कुछ दिन पहले आपका कोट भी बड़ा टॉक ऑफ द टाउन रहा, फिर आपका काला चश्मा टॉक ऑफ द टाउन रहा। तो आई एम वेरी हैप्पी द चैप्स व्हाट द चैप्स आर सेइंग हियर एंड देयर, दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी इन विनिंग द इलेक्शन। तो ये हमारे साथ चौधरी जुल्फ़िकार साहब थे जिनने जाते जाते कह दिया कि दैट वट एवर दे आर सेइंग दैट विल हेल्प मी इन विनिंग द इलेक्शंस। कई अहम मामलात पर इनसे बात की गई, कुछ सख्त सवालात भी हुए, लेकिन चूँकि हमारा वो काम है सख्त सवाल पूछना, और जुल्फ़िकार साहब की एक तबीयत हमेशा से रही है कि इनसे चाहे जितना मर्जी सख्त सवाल पूछ लिया जाए लेकिन ये मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब देते हैं। शुक्रिया।